मिर्जा हसन शिराजी। अच्छा, अब शिराजी के लफ्ज से आप धोखा ना खाइए। शिराज ईरान का एक बहुत मशहूर शहर, वहां रहने वाला हर आदमी शिराजी। कोई अच्छा रहेगा तो वो भी शिराजी है, कोई बुरा होगा तो वो भी शिराजी। तो अब इतने सारे बड़े बड़े हमारे महाराजे भी इसी शिराज से गुजरे, तो अब इनमें अजीम तरीन जो मर्जे गुजरा है वो मिर्जा हसन शिराजी। तो अब उनकी पहचान के लिए उनको फारसी में कहते हैं मिर्जा बुजुर्ग शिराजी, या अरबी में कहते हैं शिराजी उल कबीर, बड़े वाले शिराजी, सबसे बड़े। इतनी अजीम शख्सियत, 1312 हिजरा में इनकी मौत हुई है। और ये इतने अजीम मर्जे थे कि उस वक्त के इराक के हालात को देखते हुए, इराक ऑटोमन एम्पायर का एक प्रोविंस था, वही अरल तुगरल जो पाकिस्तान में आजकल बहुत फेमस हो रहा। तो ये पूरे हौजे को उठा के नजफ से सामर्रा ले गए, ये सामर्रा में पहुंचे। यानी इतनी अजीम शख्सियत, ये वहां गए तो हौजा वहां चला गया पूरा का पूरा। बहुत अजीम शख्स। इन्होंने एक फतवा दिया था, हर एक को मालूम कि जो तरीका था ब्रिटिश एम्पायर का, इंडिया में भी कैसे आए। पहले एक एग्रीमेंट किया वहां की हुकूमत से तिजारत, बिजनेस के लिए, और फिर एक बिजनेस के नाम पे आहिस्ता आहिस्ता कब्जा कर ली। ईरान ने भी यही तरीका इख्तियार किया। उस वक्त के ईरानी बादशाह से एग्रीमेंट किया तंबाकू के हवाले से। अब ये तफसील में नहीं जा रहा हूं, 11वें ईमान के हालात बयान करना। और वो एग्रीमेंट का मतलब ये था कि जितना भी तंबाकू होगा वो सब वो ले जाएगा और फिर वहां के प्रोडक्ट बना के बेचेगा। जैसे इंडिया में यही हुआ कि सारा खाम माल या रॉ मटेरियल इंग्लैंड जाता है, लिवरपूल और मैनचेस्टर की टेक्सटाइल मिलें चलती हैं, वापस इंडिया में आके बेचा जाता है, प्रॉफिट उनकी जेब में और उनका कब्जा बढ़ता जा रहा है। सिर्फ एक जुमला कहा ना, आज के दिन के बाद तंबाकू का इस्तेमाल इमाम जमाना से जंग करने के बराबर है। ये एक जुमला ऐसा फतवा बना कि ईरान के लोग के अंदर तो सब आ गए, लेकिन समझाने के लिए कि ईरान के लोग, मर्द तो मर्द, औरतें भी तंबाकू नोशी की इतनी आदी हैं, या आदी थे, और इराक में तो अभी भी है। लेकिन एक फतवा आ गए, वहां अल्लाह का हुक्म आता है, लोगों से चीज हराम चीज नहीं छोड़ी जाती। या एक मर्जे फिर यानी यूं तो वो हुक्म अल्लाह ही का है, लेकिन बहरहाल वो स्टेटस तो नहीं है ना, हराम है तंबाकू का इस्तेमाल। और पॉलिटिकल फतवा, ये नहीं कहा कि कुरान हदीस से ये शराब और सुअर के गोश्त की तरह से हराम है। इस वक्त के हालात कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं है। इतना नुकसान हुआ कि एग्रीमेंट तोड़ना पड़ा। ये मैं सिर्फ, असल वाकया इसके बाद का है, ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि कोई पढ़ा लिखा आदमी ये ना कहे अरे वो क्या नजासत, तहारत, पेशाब, खून की नजासत में डूबने वाले, उनको दुनिया की क्या खबर। तुम्हें दुनिया की खबर नहीं है। तुमने पूरा इंडिया, पूरा पाकिस्तान, पूरा बांग्लादेश ब्रिटिश एम्पायर के हाथ में दे दिया, गुलाम बना दिया। तुम वजीर भी थे, तुम राजा भी थे, तुम हाकिम भी थे अपने इलाके के। तुम्हारी सारी अक्लें खत्म हो गई, वो आ गया यहां पर। और ये हौजा इल्मिया में बैठने वाला एक फतवे के जरिए से ऐसी मुंह की खाई ब्रिटिश एम्पायर ने इराक और ईरान में कि ये वो इलाका रहा कि जहां पे कब्जा ना हो सका। ये मर्जे की मैं बात कर रहा हूं। मैंने इसीलिए वाकया इनका लिया कि वाकई और किसी मर्जे का हो तो लोग यही कहते हैं इनको सिवाय नजासत, तहारत के मसाइल की और आता क्या है मराजे को। इनको वो आता है जो न तुम्हें आता है, न तुम्हारे बादशाहों को आता है। और अच्छे बादशाह, सिंसियर, मैं शराबी कबाबी मोहम्मद शाह रंगीले की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो विजन एक मर्जे का है। अभी आयतुल्लाह है बुजुर्ग शिराजी, इनका आखिरी वक्त है। 82 की एज थी उनकी। उस जमाने में हमारे महाराजे की एज 80s में होती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह 90s, और 2-3 मर्जे तो हैं जो 100 को क्रॉस कर गए। अल्लाह इनके साए को हमारे सरों पे कायम और दायम रखे। ये महाराजे की उम्र भी काफी अब बढ़ गई, 82 की थी। और मैं अक्सर मजलिसों में एक जुमला कहता हूं कि एक चीज ऐसी है जिसके बारे में यह फैसला करना मुश्किल है कि उसे अच्छा समझा जाए कि बुरा समझा जाए। वो ये है कि आजकल मौतें अचानक होती, अचानक। एक आदमी चल रहा है, फिर रहा है, आपसे बातें कर रहा है, भी आधा घंटा पहले आपके साथ वो चाय पी रहा था, कॉफी पी रहा था, एकदम खबर आई मर गए। और बहुत से लोगों को ये मौत बहुत अच्छी लगती, वो तमन्ना करते हैं मौत आए तो ऐसे आराम से।
और पहले जमाने में, पहले से मतलब ये कोई 1400 साल नहीं, 60 साल, 70 साल, शायद 50 साल पहले तक मौत का एक प्रोसेस भी ऐसा लंबा होता था कि आदमी को, जिसको अरबी में, फारसी में, उर्दू में मिला के कभी आलम नज़ा कहते हैं, कभी सकरात का वक्त कहते हैं, कि रूह निकलने में खासा टाइम लगता था। यानी एक आम सी चीज थी। एक आध केस वहां भी होते हैं सडन डेथ के, जैसे एक आध केस आजकल भी होते होंगे, एक हफ्ता बिस्तर पे पड़ा है, न जीता है न मरता है, लेकिन मैं एक आम बात कर रहा हूं। तो अब ये कि बहुत से लोग उससे घबराते हैं कि ये वाली मौत तो बहुत खतरनाक, अब कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी। रिवायतों में ज़हूर इमाम ज़माना की एक पेशीन गोई ये कि उससे पहले मौतें अचानक होगी। उसका स्टाइल ये बता रहा है कि ये बुरी, ये वाली मौत बुरी, जिसमें आदमी को न तौबा का मौका मिले, न गुनाहों को याद करने का मौका मिले, न लोगों से माफी तलाफी का मौका मिले, उससे वो मौत। सिर्फ घबराते लोग इसलिए हैं कि शायद अचानक मौत में तकलीफ नहीं होती है, और जो जरा सी सिसक के मौत हो उसमें तकलीफ बहुत होती होगी, ऐसा नहीं है। आगा बुजुर्ग शिराजी, इनका जो आखिरी वक्त था वो जरा लंबा हो गया, यानी लंबे से मतलब 2-4 घंटे नहीं, कई दिन गुजर गए, 3-4 दिन। और उस जमाने के मेडिकल साइंस के जमाने तकरीबन वो है जब इंडिया में 1857 का इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा, जंग आजादी, जिसे अंग्रेज म्यूटिनेटी या खदर कहते हैं, बिल्कुल वही जमाना। हम लोग यहां शिकस्त खा रहे हैं, उनके फतवे ने उस ब्रिटिश एम्पायर को वहां शिकस्त दी। आखिरी वक्त, मेडिकल साइंस अभी बिल्कुल इब्तिदाई मरहले में, उस जमाने में थी नहीं मेडिकल साइंस, तो फैसला नहीं कर पा रहे डॉक्टर और हकीम कि ये जिंदा हैं कि मर गए। ये भी हमारी मजहबी किताबों में एक मसाला है कि अगर किसी आदमी के बारे में पता न चले तो कितना वेट करना है उसको गुस्ले मैयत देने से पहले। अब बहुत लंबी बात हुई जा रही है, मुख्तसर करता हूं। तो अब लोग चेक करने के लिए, डॉक्टर उन्होंने, हकीमों ने, जो उस जमाने के थे, बहुत पुरानी बात भी नहीं, मैंने कहा 1860s, उन्होंने कहा हम क्या, हम खुद फैसला नहीं कर पा रहे ये जिंदा है कि मर गए। तो अब कैसे चेक किया जाए? तो अब अतराफ में लोग मर्जे, अजीम मर्जे, मराजे के उस्ताद, इनके शागिर्दों के नाम लूंगा तो आपकी अक्लें हैरान हो जाएंगी, लेकिन टाइम नहीं। खुलासा यह है कि अब लोग करीब आए। किसी ने आके कहा कि वो उस्मानी खलीफा का गवर्नर आपकी अयादत को आया। बेहतरीन मौका था ना, फौरन जितने लोग कमरे में थे वो सेल्फी ले लेते और फेसबुक के ऊपर फौरन फोटो आ जाती और यूट्यूब के ऊपर फौरन तस्करा हो जाता ताकि व्यूअर बढ़े, ठोर बने हमारे। ये पंजाबी का लफ्ज है। खैर, तो खुलासा ये है, कोई किसी किस्म का कोई मूवमेंट, कोई रिएक्शन नहीं। उस्मानी गवर्नर, बहुत बड़ी बात थी उस जमाने। दूसरे ने आके करीब आके कहा कि वो शाह ईरान का एम्बेसडर आपकी मिजाज पुरसी को आया, हम और आप तो अपनी जगह से उछल के रह जाएं, खाली एम्बेसडर, कोई असर नहीं। किसी ने कहा कि बहुत सारे जायरीन आपकी जियारत को आए हैं, कोई असर नहीं। और ये वाकया, इसके रावी कौन है? अब्दुल करीम हायरी। मैंने कितनी बदतमीजी से नाम ले लिया, वक्त कम है इसलिए। जिन्होंने कुम का हौज़ा इल्मिया बनाया, जिन्होंने इमाम खुमैनी जैसा शागिर्द, जिन्होंने आगा इराकी जैसा शागिर्द, जिन्होंने आगा गुलबैगनी जैसा शागिर्द बनाया, वो इनके शागिर्द थे और वो इनके घर में रहते थे। एक तरह पाला भी था आगा बुजुर्ग शिराजी ने अब्दुल करीम हायरी को, फाउंडर ऑफ हौज़ा इल्मिया को। वो ये वाकया बता रहे। अब सब तरीके से डॉक्टर जवाब देगा, क्या जवाब देगा कि ना हम इनको मुर्दा कह सकते हैं ना जिंदा, हम फैसला नहीं कर सकते। हमारी मेडिकल साइंस जवाब देगी। लोगों ने मुख्तलिफ बातें कही, कोई रिएक्शन नहीं। इनके अपने बेटे मिर्जा अली, ये हसन है, इनके अपने बेटे का नाम अली, मिर्जा अली शिराज, जो खुद एक मुज्तहिद थे, बल्कि बाप के मरने के बाद लोगों ने उनकी तकलीफ भी की, वो आगे बढ़े। उन्होंने कहा मैं अभी चेक करता हूं कि जिंदा है कि मुर्दा है। वो कोई डॉक्टर है? वो कोई मेडिकल का एक्सपर्ट है? नहीं। उन्होंने किस तरीके से चेक किया? हमारे यहां तो मजाक उड़ाया जाएगा, इसीलिए मैंने पहले तंबाकू वाला वाकया बताया कि वो मर्जे है जिसका ऐसा विजन है। करीब आए, कान के करीब मुंह ले जाके क्या कहा, आपको तो बहुत ही छोटी चीज लगेगी, बल्कि शायद आप कहें कि नऊजुबिल्लाह नॉनसेंस।
उन्होंने कहा कि बाबा एक बात बताइए कि अगर तंदूर में रोटी जल जाए तो ये जली हुई रोटी हम खा सकते कि नहीं खा सकते? चेक कर रहे हैं अपने बाप की जिंदगी और मौत। उस्मानी गवर्नर आया, कोई असर नहीं। शाह ईरान का सफीर आया, कोई असर नहीं। ज़ायरीन जियारत को आए, कोई असर नहीं। बेटे ने मसला शरीफ पूछा और कितना बजाय मसला, हमारे यहां तो हर आदमी जवाब दे, फौरन आंखें खोली। कहा कि इस वक्त तो मैं फैसला नहीं कर पा रहा कि इसको हराम कहूं कि हलाल। सकरात का वक्त है, नजा का आलम है, रूह निकल रही है, कई दिनों से इस हालत में है कि सारे सेंसेस खत्म हो गए। लेकिन एक मर्तबा कहा कि 2 दलीलों से तो ये रोटी खाना हराम लग रहा है। एक तो ये कि ये रोटी खबाइस में आ रहा। कुरान करीम ने पैगंबर की खासियत बताई, युहिल्लु लहुमुत तय्यबात व युहर्रिम अलैहिमुल खबाइस। वो इंसानों पर खबाइस को हराम कर रहा है। खबाइस माने गंदगी। देखिए कुछ चीजें ऐसी है जो नजिस नहीं, पाक है, लेकिन कराहियत महसूस होती, गंदगी होती, उसको खबाइस कहते हैं। खबीस नजिस नहीं है। जैसे खून अगर आपके जख्म से निकले वो नजिस, और पीप वो पाक है, लेकिन उसको खाना, या नाक की कुछ गलाजतें वो नजिस तो नहीं, लेकिन कोई खा नहीं सकता, गंदगी, खबाइस। तो कहा जली हुई रोटी खबाइस में आती है शायद, तो इसलिए उसका खाना हराम होगा, और वो ना हो तो कम से कम ये सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो जो सेहत के लिए नुकसानदेह है तो वो हराम है। मगर दूसरी दलील बता रही है कि ये हलाल होना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने जली हुई रोटी को हराम समझ के फेंक दिया तो उसके अतराफ में कुछ ऐसा आटा भी होगा जो जला हुआ नहीं है। वो अगर सही आटा तुमने फेंका तो वह इसराफ है, और ये इसराफ इस्लाम में गुनाह है। हमारे यहाँ एक शादी ब्याह के जोड़े में कितना इसराफ हो जाता, हमारे यहाँ एक छोटे से बर्थडे के फंक्शन में कितना इसराफ होता, और वह मर्जी आखिरी वक्त में ये बता रहा है कि वो छोटा जो थोड़ा सा सही आटा उसको फेंक दिया तो कह रहे कि अभी मैं सोच रहा हूं कि इसको हराम कहूं कि हलाल। आंखें खोल दी। ये मसाइल की कोई अहमियत है कि फैसला नहीं हो पाया, लोग सारे तरीके इख्तियार करके नाकाम हो गए। लेकिन जैसे ही एक मसला शरी और इतना मामूली कि हम और आप तो मजाक उड़ाएं कि कोई मसला है ऐसे वक्त में पूछने का, ऐसे वक्त तो छोड़ो, ये तो आम हालत में भी पूछने वाला मसला नहीं है। लेकिन दुनिया से जाता हुआ मर्जे वापस आ गया। ये इल्म से मोहब्बत है, ये अहले बैत के पैगाम से मोहब्बत है, ये अहले बैत के इल्म को दुनिया तक पहुंचाने का तरीका। और यहाँ पे एक बात इसलिए भी अर्ज कर दूं कि अभी इतना इनका आज तारुफ हो गया कि अगर किसी और मजलिस में ये बयान करूंगा तो ये दोबारा रिपीट करना पड़ेगा इनका विजन, तंबाकू वाला फतवा। तो अब इतना वक्त नहीं है, छोटी सी बात बता दूं, क्योंकि इसके बाद वाला मसला भी बहुत अहम। और वो क्या, वो ये है कि जब ये अपने भरपूर मरजइयत के जमाने में थे, आखिरी वक्त की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत मुख्तसर कर रहा हूं इसको, तो आपको पता है कि जब तक कि ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं हुए थे, हर मर्जे के पास दिन का एक टाइम होता था जहां ज़ायरीन से वो मुलाकात करता, और जितनी शोहरत होगी उतना बड़ा मजमा आता रहता। तो सामर्रा में इनकी मुलाकात को भी लोग आते थे। अब ये बहुत तवज्जो से वाकयात सुनिएगा, इसके बाद मैं 11वें इमाम के वाकयात पर आ रहा हूं। ये वो अभी तो मैंने वो सिस्टम आपको बताना चाहा जो इमाम कायम करके गए, जिसका मजाक उड़ाना हम और आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। यही तो लोग कहते हैं, क्या हमारे मुस्तहजिन करते रहते हैं, वुज़ू गुस्ल नजासत तारत खून और ये पसीना इन्हीं में लगे रहते हैं। ज़ायरीन ज़ियारत के लिए आ रहे हैं, बड़ा मजमा, और जब तरीका है कि एक लाइन से लोग आते हैं, इनको हाथ मिलाते हैं, बोसा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। बहुत सारे इनकी निगाह एक नौजवान पे पड़ गई, वो इस लाइन में खड़ा। आखिर में इसको अरबी और उर्दू में तो कहते हैं फिरासत, इंग्लिश में इसके लिए बहुत मुश्किल लफ्ज है जो मेरे लिए नामुमकिन था याद करके आप तक पहुंचाना। फिरासत, विट, विजन नहीं, विट यानी किसी को देख के फौरन अंदाजा कर लेना कि ये इसके दिल में क्या, फेस रीडिंग नहीं, एक अलग चीज, उसमें निगाह पड़ गई। अब जो ये वाकया नकल कर रहे हैं आगा अब्दुल हादी शीराजी, जो 61 के मर्जे, जो नाबीना हो गए थे, जिनका वाकया मैंने पहली मुहर्रम को बल्कि चांद रात को पढ़ा, वो ये वाकया कोट कर रहे हैं कि ज़ायरीन आ रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, बोसा दे रहे हैं, लेकिन इनकी आगाए बुजुर्ग शीराजी की, वो तंबाकू वाले मरे, उनकी निगाह उसी नौजवान पे पड़ी लगी हुई।
लोग बढ़ते जा रहे हैं, लाइन बढ़ती जा रही है, वो उसी को देख रहे हैं। यहां तक कि वो नौजवान का टर्न आ गया, इनके हाथों को बोसा दे रहा। जैसे ही बोसा दे के खड़ा हुआ, इन्होंने रोक लिया, पूरी लाइन रुक गई, रोक लिया और कहा कि तुम कौन हो, मैंने तुम्हें आज तक नहीं देखा। अब ये जितने लोग हैं ये सब नए हैं, सब जाहिर हैं, जियारत के लिए आए, तो इंडिया से, कोई पाकिस्तान से, कोई बांग्लादेश से, कोई ईरान से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, इसको रोकेगा, मैंने तुम्हें नहीं देखा। कहा कि मैं एक दीनी तालिब इल्म हूं, हौजे में एडमिशन के लिए आया हूं, मुझे आपसे दर्स लेना। हमारा मर्जे दर्स देता है बाकायदा, यानी वो स्टूडेंट्स को पढ़ाता। तो मैं अपना शहर छोड़ के आया हूं और आपके पास बैठूंगा और आपसे इल्म हासिल करूंगा। जिधर आपके जहन जा रहे हैं ये वो वाकया नहीं है, ये कोई टेररिज्म नहीं है। कहा कि तुम कहां के रहने वाले हो? उसने शिया शहर का नाम लिया, मसलन कहा मैं करबला वाला हूं, करबला से आया हूं, क्योंकि आप यहां पर हैं, आपकी क्लास यहां होती तो मैं यहां आया। इन्होंने कहा एक काम करो, तुम फौरन अपने शहर करबला वापस चले जाओ। वो घबरा गया, कहा मैं पढ़ता नहीं, यहां नहीं पढ़ू, फौरन वापस चले जाओ और यहां पढ़ते तुम तो जो तुम्हें स्कॉलरशिप मिलता वो मैं करबला में भी तुम्हें दूंगा, वहां जाके पढ़ो। अब इतना बड़ा मर्जे बात कह रहा है, वो स्टूडेंट तैयार तो हुआ। उन्होंने अपने नौकर को बुलाया, आगा शिराजी, कहा कि करबला जाने वाली ट्रेन सामरा टू करबला, इराक का ट्रेन सिस्टम भी बहुत अच्छा रह चुका और शायद अभी भी अच्छा। कहा कि सामरा जाने वाली ट्रेन कितने बजे जाती है? असल उसने घड़ी देख के, घड़ी तो नहीं लेकिन जो भी सिस्टम हो, का 1 घंटे बाद जाएगी। कहा इस नौजवान के साथ चलो, स्टेशन तक इसके साथ जाओ, देखो इसे अपने सामने ट्रेन में सवार कराना और जब ट्रेन चले तब वापस आना, ये नहीं कि डिब्बे में बिठाया और आ गए। हर वक्त यह है कि कहीं बीच से ये सटक न जाए। ये लफ्ज मेंबर के लिए ठीक नहीं है, लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास, 11वें इमाम के हालात में बस आ ही रहा हूं। कहा कि जब अपने सामने टिकट खरीदना, डिब्बे में बिठाना, इतनी देर खड़े रहना जब तक कि ट्रेन मूव ना हो जाए। वो चला गया और हर थोड़ी देर बाद इतना बड़ा मर्जी इस वक्त अपने लोगों से पूछता है कि वो नौकर आया कि मेरा नहीं आया। लोगों ने कहा नहीं, भी आ रहा है, टाइम बाकी है। हर 15 मिनट के बाद यहां तक कि वो नौकर आ गए। जैसे ही वो नौकर आ गया, इन्होंने पूछा अपने सामने बिठाया? जी हाँ। ट्रेन चली थी? कहां चली? वो उतरा तो नहीं था? नहीं। ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली थी? क्या स्पीड पकड़ ली? अब सब लोगों के दिल में एक सस्पेंस पैदा हुआ, बड़े बड़े मुज्तहिदीन इनके अतराफ बैठे। कहा ये बात क्या? कहा ये नौजवान मुझे लग रहा कि ऐसा जोशी अकीदत में भरा हुआ कि यहां पर आएगा, सामर्रा के रोजे में जियारत के लिए भी जाएगा, यहां भी बैठेगा और कुछ दुश्मनान अहले बैत का नाम लेके उन पे लानत करेगा। जो इतने सालों की मेरी मेहनत है उसको ये तबाह कर देगा। जो सामर्रा के माहौल को मैंने इतनी मुश्किल से बनाया, हर एक को पता है सामर्रा में 80% सुन्नी हजरात हैं, 20% शिया का। जो इतनी मुश्किल से एक यूनिटी मैंने पैदा की, इस तरह से मुसलमानों को एक दूसरे के करीब किया, ये अपने जोशे मोहब्बत के अंदर ऐसे नारे लगाएगा रोजे के सहन में बैठकर कि जिसके नतीजे में मेरी सारी मेहनत जाय हो जाएगी। इसलिए मैंने उसको वापस भिजवाया और मेक श्योर किया कि ये चला जाए, इधर से उधर ना हो। अब फिर जो ये वाकया देख रहे हैं वो एक नहीं कई, उनमें से किसी ने कहा कि एक बार मैं करबला की जियारत को गया तो नौजवान मौला हुसैन के रोजे के सहन में मिला। मैंने उसको पहचान लिया, कौन भूलेगा उस वाकये को। मैंने कहा तुम यहां? कहा कि हाँ, वो आगा शिराजी ने मुझे हुक्म दे के वापस भेज दिया। कहा कि बताओ कि तुम जो सामर्रा आए थे तो तुम्हारी नीयत क्या थी? कहा मेरी 2 नीयतें थी, एक तो ये था कि दर्स लेना और दूसरा ये कि दुश्मनाने अहले बैत की अक्सरियत है तो रोजाना मुझे दुआए सनमी कुरैश वहां पढ़ना। ये हमारे पास एक दुआ है, अगरचे वीकेस्ट दुआ, लेकिन है बहरहाल, ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल गलत, लेकिन जिसके अंदर कुरैश के 2 बुतों के ऊपर लानत भेजी है मौला के हवाले से और 2 औरतों के ऊपर। कहा मुझे वो वहां पढ़ना थी जो मैं करबला में रोज पढ़ता हूं, मुझे ये वहां पे पढ़ना थी दुश्मनों के गढ़ में बैठकर। अब इनकी समझ में आया जो ये वाकया कोट कर रहे हैं कि ये आगा, अच्छा सिर्फ चेहरा देख के पहचान लिया कि ये यहां किस नीयत से आया है और क्या हरकतें करेगा। अच्छा जो दुश्मनाने अहले बैत है उनसे लानत या बेजारी तो बिल्कुल दीन का हिस्सा,